गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम। सीए इंटर का जो रिवीजन सीरीज है उसमें आप सभी का स्वागत है। सीए इंटर की रिवीजन सीरीज की सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आज तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा होगा, अगर आज को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। अगर आपने अपने आप को आज अच्छे से मजबूती से तैयार कर लिया ना, तो आने वाला कल तुम्हारा होगा। तो उस कल को मजबूत करने के लिए आज को मजबूत करने की जरूरत है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीए इंटर जो ये रिवीजन सीरीज है उसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स, जहां हम ये डिस्कस करेंगे या ये समझेंगे कि किस तरीके से टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है, उस टोटल इनकम पे किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाता है, और न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को एनालाइज करेंगे। राइट। चलो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि बेसिक कंसेप्ट्स का एग्जाम से रिलेवेंस क्या है। एग्जाम से रिलेवेंस देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, किस तरीके से टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी, किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, दिस इज द नीव, दिस इज द बेस फॉर दी ऑल चैप्टर्स। हो सकता है यहां पर आपको लगे सर ज्यादा एग्जाम में नहीं आया है, बट हर हर क्वेश्चन के अंदर इसका रिलेवेंस होगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि टैक्स कंप्यूट करो, तो कैसे करोगे? अगर आपने ये बेसिक नींव को मजबूत कर रखा है तो फंडामेंटल फिर आपके अच्छे हो जाएंगे। राइट। सो दिस इज द फंडामेंटल। बट ओवरव्यू जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं इस चैप्टर में से, देखो मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बना हुआ है। राइट। इसी तरीके से अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, वो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे हम इसे क्लबिंग के अंदर भी देखेंगे। राइट। एक ओवरव्यू मैं आपको यहां पर दे दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंडिंग डेफिनेशन है 268 बी 226 बी के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया। डेफिनेशन ऑफ असेसी, असेसी की क्या डेफिनेशन है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। और मीनिंग ऑफ प्रोविजोस एंड एक्सप्लेनेशंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। राइट। जो आप अपने पास एग्जाम्स के क्वेश्चन देखोगे, पास 10 एग्जाम्स के क्वेश्चन, 10 पेपर्स अगर आप देखेंगे, तो उसके बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस तैयार किया है। ठीक है ना। चलो अब हम शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। सबसे पहले हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यस, डायरेक्ट टैक्स आपके 60 मार्क्स और इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स। ठीक है ना। तो अब यहां पर डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? सर कौन इंपोज करता है डायरेक्ट टैक्स, है ना। डायरेक्ट टैक्स मतलब आपकी इनकम पर जो टैक्स इंपोज किया जा रहा है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स आप जो भी खर्चा कर रहे हो या जो खर्चा कर रहे हो ऑन गुड्स और सर्विसेज, राइट, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। वहां पर आप पे करते हो किसको? जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो, और फिर आपसे पैसा लेता है वो। ठीक है ना। आपने दुकान वाले को बोला साहब मेरे को मोबाइल चाहिए, आपने मोबाइल के लिए उसे 40,000 रुपए दे दिए, उसने 40,000 रुपए के अंदर एक जीएसटी कंपोनेंट होता है, तो वो आपसे कलेक्ट करता है और सरकार को जमा कराता है। बट डायरेक्ट टैक्स में आप खुद से सरकार को पैसा जमा कराते हो आपकी इनकम पर। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है, सर गवर्नमेंट को राइट किसने दिया, टैक्स का राइट किसने दिया? अगर आप देखेंगे सर कहां पर ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को राइट कहां से मिला कि सर गवर्नमेंट हमारे पे टैक्स इंपोज कर सकती है? गवर्नमेंट को राइट मिला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि यस, कौन गवर्नमेंट किस पर टैक्स इंपोज कर सकती है। सबसे पहला, अगर आप आर्टिकल 265 देखोगे, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती जब तक उसके लिए कोई सेपरेट एक्ट ना हो। और एक्ट बनाने का पावर आर्टिकल 246 में है। आर्टिकल 265 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती जब तक उसके लिए कोई सेपरेट एक्ट ना हो। और आर्टिकल 246 बोलता है कि कौन सी गवर्नमेंट को किस मुद्दे पर एक्ट बनाने का पावर है। तो जब हम आर्टिकल 246 देखेंगे, तो वहां पर उन्होंने 7th शेड्यूल का रेफरेंस दिया है कि 7th शेड्यूल आप देखो, और 7th शेड्यूल बोलता है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो आइटम आ रहे हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो आइटम आ रहे हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम आ रहे हैं उन पर दोनों गवर्नमेंट एक्ट बना सकते हैं। राइट। तो ज्यादातर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो या तो यूनियन लिस्ट में होंगे या स्टेट लिस्ट में होंगे। ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे सर इनकम टैक्स के बारे में कहां लिखा हुआ है? तो जब आप 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 में देखोगे, एंट्री नंबर 82,
एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना। यहां पर पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर इनकम पे टैक्स इंपोज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्ट बना सकती है, उस पर कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता पड़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है इनकम टैक्स इंपोज करने का। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, राइट, इस पे पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एंट्री 82 में बोला हुआ है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे अगर टैक्स लगाना हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट नहीं है, वो राइट है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि एंट्री नंबर 46 में बोला हुआ है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स इंपोज नहीं किया है, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कि इनकम टैक्स में हम क्या क्या और देखने वाले हैं, इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें और जरूरी है। क्या सर हमने सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 देख लिया सफिशिएंट है? नहीं, आपको उसके साथ साथ इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस, जुडिशियल डिसीजन और फाइनेंस एक्ट को देखना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है। देखो किस तरीके से आपकी टोटल इनकम निकाली जाएगी, उस टोटल इनकम पे टैक्स किस तरीके से कंप्यूट होगा, वो सारा आपका कहां पर आ जाता है? इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है ना। किस तरीके से हमने टोटल इनकम निकाली, वो सारे प्रोविजंस आ गए। अच्छा, इस टोटल इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा, इसके प्रोविजंस आ गए। अब अगर मान लो टैक्स लग गया तो हमें रिटर्न फाइल करना है ना। डिपार्टमेंट को अगर उसको असेसमेंट करना है तो उसके पावर, उसकी जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आप अपील कर सकते हो, डिपार्टमेंट ने अगर आपका असेसमेंट किया और आपको सही नहीं लगा आप अपील कर सकते हो, राइट। अपील, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, ये सारे प्रोविजंस आपको कहाँ मिलेंगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। लेकिन सारी चीजें एक्ट में बता पाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो डीटी डायरेक्ट टैक्स है उसका जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, उसकी सेक्शन 295 ने सीबीडीटी को पावर दिया रूल्स बनाने का, कि अगर आपको जहां जहां पर लगे आप क्या कर सकते हो? रूल्स बना सकते हो, राइट। तो सेक्शन 295 में सीबीडीटी को पावर दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में जब हम देखेंगे सेक्शन 295 वहां पर सीबीडीटी को पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। रूल्स मतलब अगर मान लो कोई भी मैटर है, अगर जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो वहां कहीं कहीं आपको मिलेगा एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है ना, एज प्रिस्क्राइब। तो वहां पर एज प्रिस्क्राइब मतलब इनकम टैक्स रूल्स में जाके देखो, वहां पर डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से मैनर क्या होगा। कोई भी चीज जहां पर भी आप इनकम टैक्स में दिखोगे ना एज प्रिस्क्राइब, तो एज प्रिस्क्राइब मतलब उसके रिलेटेड सारी चीजें आपको रूल्स के अंदर मिल जाएगी। मतलब किस तरीके से कोई कंप्यूटेशन होगा, कैलकुलेशन क्या होगी, कहीं कहीं जहां इनकम टैक्स एक्ट में उसे बता पाना पॉसिबल नहीं है उसे रूल्स में उन्होंने कवर किया। फिर आता है सर्कुलर और नोटिफिकेशंस। सर्कुलर और नोटिफिकेशंस क्या है? सर्कुलर और नोटिफिकेशंस, सर्कुलर और नोटिफिकेशंस क्या है? देखो इनकम टैक्स एक्ट बन गया, रूल्स में जो भी प्रिस्क्राइब करना था रूल्स में भी आ गया, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें एम्बिग्यूटीज रहती है। तो डिपार्टमेंट बोलता है यार इसको क्लियरिटी, इसके लिए क्लियरिटी देना जरूरी है ना। मान लो कोई वर्ड है अब समझ नहीं आ रहा है, एम्बिग्यूटीज है, इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, डिपार्टमेंट क्या बोलता है, साहब ये लो इसकी क्लियरिटी। तो वो क्लियरिटी कैसे आती है? आइदर सर्कुलर और नोटिफिकेशंस। सर्कुलर के रूट आउट जो भी क्लियरिटी आती है ना, तो गवर्नमेंट का क्लियर ऑब्जेक्ट है कि सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। मतलब जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ना उनको समझाने के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है कि देखो भाई तुम इसका जो प्रोविजन ये समझ रहे हो ना, ये प्रोविजन का मतलब ये है, राइट। तो डिपार्टमेंट के लोगों को समझाने के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है और आम जनता के लिए नोटिफिकेशंस इशू किया जाता है। तो जो सर्कुलर होगा इट इज बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, नॉट फॉर द एसएससी। बट अगर एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, यस वो उसे ऑप्ट कर सकता है। और नोटिफिकेशंस होते हैं दिस इज बाइंडिंग फॉर ऑल, चाहे वो एसएससी हो या डिपार्टमेंट वाले लोग हो, सभी के लिए वो बाइंडिंग होगा ही होगा। फिर आता है जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है। एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन सब आ गए, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता। तेरा ये इंटरप्रिटेशन मेरा ये इंटरप्रिटेशन, लड़ाई झगड़े होते क्यों हैं? अरे मैंने ये बोला तूने ये सुना, तूने ये सुना मैंने ये बोला, जो भी हो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। तो डिपार्टमेंट को भी पता था कि यार इनकम टैक्स एक्ट को ना भावनाओं को समझाना भी कभी कभी मुश्किल पड़ जाएगा, तो बोले एक्ट में हमने जो लिख दिया वो लिख दिया, रूल्स में जो लिख दिया वो भी आ गया, सर्कुलर भी दे दिए, नोटिफिकेशंस भी दे दिए, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट तो होंगे ही होंगे।
अब डिस्प्यूट्स के लिए मामला कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट में मामला जाता है या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो यस वो बाइंडिंग होगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी और एसएससी के लिए भी। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया वो बाइंडिंग होगा सभी कोर्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग अपीलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अथॉरिटी और एसएससी। सुप्रीम कोर्ट इज द हायर अथॉरिटी, हायर, सबसे बड़ा, ठीक है ना। अगर आपको मान लो आपका कोई मामला जाता है अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल में, वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो भाई साहब मजे करो, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो सभी पे बाइंडिंग होगा, और हाई कोर्ट का अगर डिसीजन आता है तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा सभी पे बाइंडिंग होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट पे भी बाइंडिंग होगा, ओवररूल कर देगा। मान लो हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है और साइमल सेम केस पे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स में जब हम प्रोविजंस देखते हैं कि यार ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा, या कोई भी जहां पर डिस्प्यूट हो तो वहां देखा जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उसको रेफर किया जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है तो हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफर किया जाएगा, ठीक है ना। सो इनकम टैक्स पढ़ने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ इनकम टैक्स रूल्स की नॉलेज जरूरी है, सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस की नॉलेज जरूरी है, जुडिशियल डिसीजंस जो हैं उनकी नॉलेज जरूरी है, और साथ में फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या होता है, हर साल जो बजट आता है, हर साल जो बजट आता है ना, बजट के अंदर हमारा फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो फाइनेंस बिल्स मतलब जो भी अमेंडमेंट्स फॉर दिस ईयर, अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट में कोई अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, राइट, तो वो बजट फाइनेंस बिल के रूट आउट आते हैं, तो हर साल आता है। जैसे आपके लिए जो बजट आया था, जो फाइनेंस बिल आया था, फाइनेंस बिल 2021, ये आपके लिए इफेक्टिव है, ठीक है ना। ये क्या बोलता है, आपके लिए प्रीवियस ईयर 21-22 में जो भी आप कमाओगे, ये बिल क्या बोलता है, फाइनेंस बिल 2021, है ना, फरवरी 2021 में ही आया, हमेशा हर साल फेब के अंदर आता है, लेकिन जो इलेक्शन वाला ईयर होता है उसमें, इलेक्शन वाले ईयर में 2 बार आता है, एक तो होता है फेब का और एक फाइनल बजट होता है जुलाई का, है ना। बट अगर इलेक्शन वाला ईयर नहीं है तो फेब के अंदर आता है। इस साल जो आने वाला है वो कौन सा आएगा, फेब के अंदर आएगा ना, 2022 में जो आएगा फेब में आएगा, और वो एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर से। तो अब आपके लिए जो रिलीवेंट है वो है फाइनेंस बिल 2021, मतलब फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट 2021 बोलता है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में आप जो भी इनकम अर्न करोगे उस पर आपको असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब 21-22 में आप जो भी कमा रहे हो उस पर आपको रिटर्न फाइल करना है 22-23 में, और आपको टैक्स पे करना है, ठीक है ना। तो आपके लिए जो रिलीवेंट है वो क्या है, प्रीवियस ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23। चलो अब हम आते हैं इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी से मिलते हो तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते हो, पहली बार अगर आप किसी से मिलते हो, सर आपका नाम क्या है, तो इनकम टैक्स खुद से अपना नाम बताता है, बोले सर मेरा नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 1 अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, नेम, एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी। सर मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, मैं पूरे भारत में फैला हुआ हूं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, ठीक है ना, कि मेरा शुरुआत कब से हुआ, ठीक है ना, वो भी इन्होंने यहां पर बता दिया। सेक्शन 1 टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। टाइटल इनकम टैक्स एक्ट 1961, एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन, हर एक्ट का पहला सेक्शन उसका इंट्रोडक्शन बताता है, ठीक है, और दूसरा सेक्शन डेफिनेशन को बताता है। तो यहां पर हम कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पर्सन की डेफिनेशन, फिर हम देखने वाले हैं असेसी की डेफिनेशन, और फिर हम देखने वाले हैं असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, ठीक है ना, विच इज रिलेवेंट एक्चुअली, विच आर रिलेवेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 231 पर्सन। पर्सन मतलब क्या, पर्सन जिस पर इनकम टैक्स इंपोज किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबको कवर कर लिया, बोले यार भाई देखो अपने को सबको कवर करने का है,
किसी को भी नहीं छोड़ना है। कोई भी अगर इनकम कमा रहा है, आजा भैया टैक्स तेरे को देने का है। तो इन्होंने क्या है, पर्सन की डेफिनेशन में इन्होंने सबको कवर कर लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। इवन इन्होंने भगवान को भी कवर कर लिया। जो ट्रस्ट होती है ना, वो भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में इन्होंने कवर कर लिया, सबको कवर कर लिया। तो देखो पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आ जाता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एओपी, बीओआई, सबको इन्होंने यहां पर कवर कर लिया है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या है एओपी, बीओआई, राइट। कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबको इन्होंने कवर कर लिया। मैंने क्या बोला, भगवान को भी इन्होंने कवर कर लिया। जो ट्रस्ट आती है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कवर होती है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन है सर ये एओपी बीओआई क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अभी हम क्या डेफिनेशन देख रहे हैं, पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन की डेफिनेशन में इन सातों को कवर किया हुआ है ना, सातों को, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हो गए सात। इन सात को उन्होंने पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया है। तो अब ढंग से सुनना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और दूसरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बताइए, आप ही बताइए क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर मान लो इन सातों में से कोई भी मिलके साथ में काम करता है, मान लो फर्म, कंपनी और एओपी, बीओआई, सॉरी फर्म, कंपनी या इंडिविजुअल, एचयूएफ मिलके अगर काम करते हैं, राइट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, राइट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो वो तो हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मिलकर अगर काम करते हैं, इंडिविजुअल मिलकर अगर काम करते हैं, दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, करेक्ट। इसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो 231 पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एओपी, बीओआई। चलो अब हम आते हैं सेक्शन 29 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जनरली इनकम टैक्स में आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रीवियस ईयर में आप जो भी इनकम अर्न करते हो उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 वाला जो ड्यूरेशन है दैट इज प्रीवियस ईयर। अब इस प्रीवियस ईयर की इनकम पे जिस ईयर में टैक्स इंपोज होगा दैट इज असेसमेंट ईयर, और प्रीवियस ईयर के बाद वाला, इमीडिएट बाद वाला ईयर असेसमेंट ईयर होता है। मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का जो ड्यूरेशन है दैट इज असेसमेंट ईयर फॉर यू। आपके लिए जो मई 2022 में जो एग्जाम लग रहा है और नवंबर 2022 में जो एग्जाम लग रहा है, आपके लिए प्रीवियस ईयर है 21-22 और असेसमेंट ईयर है 22-23, ठीक है ना। 27 असेसी, असेसी की डेफिनेशन देखो, पर्सन जिस पर इनकम टैक्स लग सकता है, इनकम टैक्स का कोई भी प्रोविजन लग सकता है, जो इनकम टैक्स के परव्यू में आ सकता है, और जो इनकम टैक्स के परव्यू में आ गया वो असेसी, राइट। अब इनकम टैक्स के परव्यू में आप कैसे आओगे, या तो आप पे कोई इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी हो, या आपका कोई लॉस का असेसमेंट चल रहा हो, या रिफंड का असेसमेंट चल रहा हो। असेसमेंट मतलब आपने अपना रिटर्न फाइल किया तो हो गया साहब, इनकम टैक्स लेना देना शुरू हो गया। आप इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स या तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप पे कोई पे करने की लायबिलिटी हो, टैक्स पे करने की लायबिलिटी हो, या कोई इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने की लायबिलिटी हो, या आपका लॉस का असेसमेंट चल रहा हो, या आपका रिफंड का असेसमेंट चल रहा हो, राइट। तो असेसी, आप पर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट रिलेटेड टू योर असेसमेंट, रिलेटेड टू योर लॉस, रिलेटेड टू रिफंड, राइट। तो पहला क्या हो गया, आप पर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो अंडर दिस एक्ट। दूसरा डीम्ड असेसी, डीम्ड असेसी हो सकता है आप टैक्स पे करने के लिए, खुद की इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लायबल ना हो, बट आप किसी और के लिए टैक्स पे करने के लिए लायबल हो। लेट्स अज्यूम बालिका वधू, आपकी छोटी बच्ची है, राइट, उसको इनकम हो रही है, अब उसकी इनकम पे आपको टैक्स अगर पे करना है तो यू आर द डीम्ड असेसी, यू आर द डीम्ड असेसी, ठीक है ना। बालिका वधू, उसको टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, उसके केस में उसके पेरेंट्स को, राइट, तो उसके पेरेंट्स डीम्ड असेसी माने जाएंगे, राइट। और तीसरा असेसी इन डिफॉल्ट, आप पे इनकम टैक्स का प्रोविजन लगा, आपने उसे फॉलो नहीं किया, आपने उसका कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो यू आर असेसी इन डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो असेसी मतलब क्या हो गया, या तो आप पे इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी हो, या एनी अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना। एंड इट इंक्लूड्स, पहला आप पर इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही हो रिलेटेड टू योर इनकम, रिलेटेड टू रिफंड, रिलेटेड टू लॉस।
दूसरा डीम्ड एसएससी और तीसरा एसएससी इन डिफॉल्ट। सो दीज आर एसएससी। हमने देखा था एसएससी की डेफिनेशन को पूछा गया है 4 मार्क्स में, तो यहां पर आप ध्यान रखना एसएससी की डेफिनेशंस के बारे में। ये 3 की पॉइंट्स हैं यहां पर, वो ध्यान रखना। एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, दूसरा डीम्ड एसएससी, तीसरा एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। अभी हमने क्या देखा था कि प्रीवियस ईयर में आप जो भी अर्न करोगे उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है, राइट। जनरली प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में ही टैक्स इंपोज होता है। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो। मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, दिस इज द प्रीवियस ईयर, राइट। दिस इज द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 में असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर टैक्स इंपोज किया जाता है। जनरली प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स इंपोज किया जाता है। मतलब जो रिटर्न फाइल होता है वो आपका असेसमेंट ईयर में फाइल होता है एज पर द ड्यू डेट्स। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही रिटर्न टैक्स पे किया जाता है। डिपार्टमेंट आपको बोल देगा भाई हमें तुम पे विश्वास नहीं है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर दो, राइट। जनरली डिपार्टमेंट बोलता है कि प्रीवियस ईयर में जो तू कमा रहा है कमा ले, हम तेरे को परेशान नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां डिपार्टमेंट बोलता है नहीं भाई, भरोसा नहीं है इस आदमी का, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज कर लो, है ना। प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स कर लो, प्रीवियस ईयर में रिटर्न भरवा लो भाई साहब, भरोसा नहीं है इसका, राइट। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। वो क्या क्या केसेस है, पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, राइट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और उसका शिपिंग बिजनेस है, राइट, तो उस केस में डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोल रखा है कि भाई उसको प्रीवियस ईयर की इनकम है ना, तो प्रीवियस ईयर की जिस ईयर में इनकम है, जिस टाइम को इनकम कमा रहा है उसी समय उससे बोल दो भैया टैक्स पे कर दे और फिर रवाना हो। मान लो अगर कोई शिप आ रखा है और शिप वो रवाना हो रहा है, नॉन रेजिडेंट का शिप है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो उस केस में अगर उसकी कोई भी इनकम है जिस पे इंडिया में टैक्स लगना है तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी पहले टैक्स पे करो फिर रवाना हो, राइट। तो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज किया जाएगा। 5 केसेस है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, एसएससी लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई एसएससी परमानेंट भारत छोड़ के जा रहा है, बाद में वो टैक्स पे नहीं करेगा, तो प्रीवियस ईयर में ही उससे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर कोई एओपी बीओआई फॉर्म्ड होती है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लेट्स अज्यूम हम 4 दोस्त मिले, हमने कहा चलो एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, 4 महीने का बिजनेस है, 4 महीने का बिजनेस जो भी प्रॉफिट होगा आप मिल बांट लेंगे। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर तुम एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, तो इसी टाइम तुम टैक्स दे दो, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर दो। 4th, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर आप डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और उससे जो होने वाला गेन है उस पर वो हमें टैक्स नहीं देगा, तो डिपार्टमेंट उसे वहीं पकड़ लेगा, बोले प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर। और 5th, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यूड कर रहे हो, डिपार्टमेंट को लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल नहीं करोगे या टैक्स जमा नहीं कराओगे, तो डिपार्टमेंट आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करने के लिए बोल सकता है। यहां पर इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है। अगर उसको लगता है कि एसएससी अच्छा है, प्रीवियस नेक्स्ट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल कर देगा, टैक्स जमा करा देगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को लगता है नहीं प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लेना चाहिए, तो यस वो आपको बोल सकता है, राइट। तो इन 4 केसेस में, इन जो 5 केस है ना, शिपिंग बिजनेस, एसएससी लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, इन केसेस में तो कंपलसरी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज होगा। और डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईओ, राइट। तो जनरली क्या होता है, एज पर सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज किया जाता है, और वो क्या है, SLAAD। अब आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, कोई याद करने का लोड लेने का ही नहीं है। SLAAD, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स और दी डिसकंटिन्यूड बिजनेस, राइट। चलो अब हम आते हैं सेक्शन 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पर क्या है, देखो दिस इज चार्जिंग सेक्शन कि किस तरीके से आपकी टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी टोटल इनकम किस तरीके से कंप्यूट होगी और फिर उस टोटल इनकम पे किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरीज आपकी कंप्यूट की जाएगी। 5 हेड की जो आपकी इनकम है वो लिया जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज 15 to 70, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 28 से 44 डीबी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45 to 55A। और फिर जो इन 4 हेड में नहीं आती है वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 to 59। तो इन 5 हेड की इनकम ली जाएगी, उसमें 2 एडजस्टमेंट किए जाएंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 to 69D, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सेक्शन 70 to 80D। 80 इसे करेक्ट कर लो आप, सेक्शन 80, ठीक है ना, 70 to 80 इसे करेक्ट कर लेना आप। क्लबिंग ऑफ इनकम, 5 हेड की इनकम में 2 एडजस्टमेंट होते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम और दूसरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। 5 हेड की इनकम में 2 एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकम आती है दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, तो आप ये मत बोलना सिर्फ 5 हेड की इनकम, नो, 5 हेड की इनकम में 2 एडजस्टमेंट किए जाएंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद जो आएगा दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U। 80C से 80U की जो डिडक्शन है वो लेस की जाएगी। उसके बाद जो आएगा दैट इज योर नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, जिसे नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ किया जाएगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम यहां आता है 13,15,778, तो नियरेस्ट 10 रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 13,15,780। 5 और 5 से ज्यादा है तो अगले में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर 75 होता तो भी मैं 80 कर देता, लेकिन अगर 74 होता तो मैं 70 कर देता, ठीक है ना। नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ किया जाएगा। चलो इसके बाद अब आपकी टोटल इनकम आ गई है, तो टोटल इनकम पे किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाएगा अब हम वो देखेंगे, ओके। तो किस तरीके से आपकी टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अब हमें पता पड़ गया है कि भाई मेरी टोटल इनकम किस तरीके से कंप्यूट होगी। अब इस टोटल इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा वो भी तो जरूरी है। टोटल इनकम कैसे, 5 हेड की इनकम ले ली, 2 एडजस्टमेंट कर दिए, क्लबिंग और सेट ऑफ, राइट। उसके बाद जो आया दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U की डिडक्शंस लेस कर दी, राइट। उसके बाद आया मेरे पास टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम, जिसे नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ किया जाएगा, फिर उस पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। अब जैसे ही आपके पास टोटल इनकम आ गई है उसे 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो, स्पेशल इनकम, कैजुअल इनकम और नॉर्मल इनकम। कैजुअल इनकम, सबसे पहले कैजुअल इनकम, उस पर 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा, कोई खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैजुअल इनकम मतलब आपकी लॉटरी की इनकम आ गई, आपकी गेम शोज आ गया, पजल्स आ गया, क्रॉसवर्ड्स हो गया, दीज आर दी कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती है, इसलिए उन्होंने बोल दिया 1 रुपए का भी खर्चा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी और आपने उसके लिए 50,000 के लॉटरी टिकट्स खरीदे, तो आप बोलोगे सर 10 लाख में से 50,000 घटा दूं, 9.5 लाख पे टैक्स लगेगा? नहीं, 10 लाख पे टैक्स लगेगा, 1 रुपए का खर्चे का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इवन जो कैजुअल इनकम है उसका लॉस आप किसी से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। तो कैजुअल इनकम को तो उन्होंने जात बार कर दिया, उन्होंने बोला कि कैजुअल इनकम अगर आ जाए 1 रुपए की भी आ जाए 30% टैक्स लगा दो, ठीक है ना। तो कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपकी टोटल इनकम है और टोटल इनकम में अगर कैजुअल इनकम है तो उसको सेग्रीगेट कर दो। फिर स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम में मैं मेजर जो आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं 111A, 112A और 112, ठीक है ना, दीज आर द रिलेवेंट फॉर यू। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि टोटल इनकम में आप क्या करो, कैजुअल इनकम को सेग्रीगेट कर दो, फिर स्पेशल इनकम। अगर 111A की इनकम है, 112A की इनकम है और अगर 112 की इनकम है उसको सेपरेट कर दो और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी योर नॉर्मल इनकम, ठीक है ना। हम ये बोलते हैं ना स्लैब रेट लगाओ, स्लैब रेट लगाओ। स्लैब रेट कभी भी कैजुअल इनकम और स्पेशल इनकम पर नहीं लगती है, इट्स ओनली ऑन दी नॉर्मल इनकम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कैजुअल इनकम है तो 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा, स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट्स उनके लिए गिवन है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अगर देखो, अगर आपको 112A या 111A के अंदर गेन हुआ है, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना। 111A और 112A किस पे लगता है, देखो, इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जिन पे ट्रांजैक्शन पे आपने एसटीटी पे किया, ठीक है ना। अगर आपने इक्विटी शेयर्स
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इनको ट्रांसफर किया है और इन पर एसटीटी पे किया है, तो यस, अगर इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112 ए में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 111 ए में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। और 111 ए में क्या है, 15% से टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। मैं बोलता हूं लेट्स अज्यूम मेरे को 6 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 112 ए में, तो बताओ कितना टैक्स लगेगा। तो मैं बोलूंगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 5 लाख रुपए पर 10% टैक्स इंपोज किया जाएगा। ठीक है। दूसरा मैं बोलता हूं कि मेरे को 6 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो क्या होगा, तो उस केस में 6 लाख पर 15%, 111 ए के अकॉर्डिंग 6 लाख पर 15% 111 ए, क्योंकि देखो 111 ए का 15% है और 112 ए का 10%। बट 112 ए में एक चीज ध्यान रखना, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख से ऊपर जो भी होगा उस पर 10% टैक्स इंपोज किया जाएगा। और अगर मान लो आपको जो लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है अगर वो 112 ए में कवर नहीं है, तो 112 ए में अगर कवर नहीं है तो वो 112 में कवर हो जाएगा। एनी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आपका 112 में कवर हो जाएगा और वहां पर आपको 20% टैक्स पे करना है। दीज आर द स्पेशल रेट। कैजुअल इनकम के केस में 30% है, स्पेशल इनकम के केस में स्पेशल रेट्स है। उसमें हमने देखा है 111 ए एट द रेट ऑफ 15%, 112 ए एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज, और 112 है तो एट द रेट ऑफ 20% टैक्स इंपोज किया जाएगा। अब कैजुअल इनकम और स्पेशल इनकम को हटाने के बाद में जो बैलेंस इनकम बचेगी दैट इज योर नॉर्मल इनकम, और उस नॉर्मल इनकम पे एज पर द फाइनेंस एक्ट आइदर स्लैब रेट या फ्लैट रेट टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर फ्लैट रेट और स्लैब रेट क्या है। देखो, कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटीज, इनके केस में फ्लैट रेट है। कंपनी के केस में 30%, फर्म के केस में 30%, लोकल अथॉरिटी के केस में 30%। अगर 1 रुपया भी कमाओगे ना तो 30% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। कंपनी के केस में, एक फॉरेन कंपनीज के केस में जो टैक्स रेट है दैट इज 40%, और डोमेस्टिक कंपनी के केस में है 30%। बट अगर डोमेस्टिक कंपनी का 19-20 का टर्नओवर, प्रीवियस ईयर 19-20 का टर्नओवर अगर अप टू 400 CR है, तो यहां पर डोमेस्टिक कंपनी को बेनिफिट दिया है और उनको बोला है कि 25% टैक्स रेट हो जाएगी। जनरल डोमेस्टिक कंपनी की जो जनरल टैक्स रेट है दैट इज 30%। बट अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 19-20 का, ये चीज ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर 19-20 का टर्नओवर अगर अप टू 400 CR है, तो उस केस में जो उनकी टैक्स रेट होगी दैट विल बी 25%, अदरवाइज 30%। राइट। फॉरेन कंपनी के केस में 40% है, फॉर्म, लोकल अथॉरिटी 30%। अगर 1 रुपया भी कमाओगे तो यस 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनके लिए कोई स्लैब रेट नहीं होती है, ठीक है ना, इसीलिए इसे बोला जाता है फ्लैट रेट। स्लैब रेट्स, अब इसके अलावा जो एसएससी है, यस उन पे स्लैब रेट लग जाएगी। कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी के अलावा जो एसएससी है, यस उस पे स्लैब रेट लग जाएगी। स्लैब रेट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो स्लैब रेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक 20%, और 20,000 के ऊपर जो इनकम है उस पर 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा। ठीक है ना। ये जो मैंने यहां पर नीचे लिखा है ऑप्शन ऑफ 115 BAD, ये है जो न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन इनको दिया गया है उस केस में है, बट दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू। आपके लिए जो रिलेवेंट है वो है 115 BAC, इंडिविजुअल्स के केस में, HUF के केस में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। राइट। अभी हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हमने टोटल इनकम कंप्यूट करी। टोटल इनकम में कैजुअल इनकम पर 30%, स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा 111A, 112A, 112। ठीक है। और उसके बाद कैजुअल इनकम और स्पेशल इनकम निकालने के बाद जो इनकम बचेगी दैट इज योर बैलेंस इनकम, जिसे हम नॉर्मल इनकम बोलेंगे। उस नॉर्मल इनकम पे फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग या तो स्लैब रेट या फ्लैट रेट से टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं फ्लैट रेट हमने देखा था कि कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी फ्लैट रेट, इसके अलावा अगर कोई भी है तो स्लैब रेट। स्लैब रेट में हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी की कुछ स्लैब रेट डिफरेंट है, और इनके अलावा अब जो एसएससी बचे हैं उन पे जो स्लैब रेट्स होगी, इनके अलावा जो एसएससी बचे हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए जो रेट है दैट इज स्लैब रेट, जिसे हम जनरली हमेशा एक ही चीज ध्यान रखते हैं, वो 2.5 लाख वाली स्लैब है ना, वो इन्हीं के लिए है। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनकी स्लैब रेट्स। इनकी स्लैब रेट्स क्या है? पहला 2.5 लाख, फर्स्ट 2.5 लाख, जो भी उनकी नॉर्मल इनकम है,
ठीक है ना। हमने क्या करा, टोटल इनकम में कैजुअल इनकम सेपरेट कर दी, स्पेशल इनकम सेपरेट कर दी, फिर जो बची दैट इज नॉर्मल इनकम, उस नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज किया जाएगा। उस नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज किया जाएगा। उस नॉर्मल इनकम में पहले 2.5 लाख रुपए पे नो टैक्स, पहले 2.5 लाख रुपए पे नो टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर 5% टैक्स इंपोज किया जाएगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर 20% टैक्स इंपोज किया जाएगा, और 10 लाख से ज्यादा जो इनकम होगी उस पर 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा। राइट, दिस इज एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम। यहां पर मैं आपको एट द एंड बताऊंगा न्यू टैक्स रेजिम 115 BAC। अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हो तो यस आप 115 BAC का बेनिफिट ले सकते हो। क्या बेनिफिशियल है या नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड। राइट, तो स्लैब रेट आपके लिए क्या हो गई है, पहला 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो उस पर 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा। दिस इज द स्लैब रेट फॉर द इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, बट यहां पर अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और सीनियर सिटीजन हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो आपको स्लैब रेट्स में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और और सीनियर सिटीजन हो तो यस आपको बेनिफिट मिलेगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन को यहां डिफाइन किया है कि एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 और मोर। अगर आपकी एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक अगर आपकी कभी भी एज 60 या 60 से ज्यादा हो जाती है तो आप सीनियर सिटीजन हो जाओगे, और सीनियर सिटीजन हो जाओगे तो यस आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और सीनियर सिटीजन है तो यस आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसमें होगा क्या, पहले 3 लाख रुपए तक नो टैक्स। जनरल स्लैब रेट क्या है, 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक नो टैक्स। बट अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और सीनियर सिटीजन हो तो उस केस में पहले 3 लाख रुपए तक नो टैक्स, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख एंड अबाउ 30% हो जाएगा। मतलब स्लैब रेट में आपको फायदा कहां मिल गया, 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए हो गया। लेकिन अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो, मतलब आपकी एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 80 या 80 से ज्यादा है, तो उस केस में आपके लिए क्या हो जाएगा, पहले 5 लाख तक नो टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 एंड अबाउ 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो ये जो सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट है वो आपको तभी मिलेगा जब आप रेजिडेंट होंगे और आपकी एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 और मोर हो या 80 या मोर हो। ठीक है ना, 60 और मोर बट लेस देन 80, तब तो आपको 3 लाख वाला बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर आपकी एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 80 या 80 से ज्यादा है तो यस 5 लाख वाला बेनिफिट आपको मिल जाएगा। राइट, अब आपका क्वेश्चन आता है सरचार्ज, टैक्स पर टैक्स। अब हमने टैक्स कंप्यूट कर लिया क्योंकि हमें टैक्स की रेट्स पता पड़ चुकी है। ठीक है ना, हमें कैजुअल इनकम पे किस तरीके से टैक्स लगेगा वो पता है, स्पेशल इनकम पे किस तरीके से टैक्स लगेगा वो पता है, नॉर्मल इनकम पे क्या स्लैब रेट होगी क्या फ्लैट रेट होगी वो पता है। राइट, तो हमें टैक्स लगाना तो आ गया। अब टैक्स पर टैक्स को भी समझना है कि जो आपने टैक्स कंप्यूट किया ना उस पर एक सर्टेन परसेंटेज से और टैक्स लगेगा, उसे बोला जाता है सरचार्ज, उसे बोला जाता है सरचार्ज। राइट, यस, तो अभी हम देखेंगे सरचार्ज। सरचार्ज में क्या हो गया, टैक्स पर टैक्स, एक सर्टेन परसेंटेज से आपका जो टैक्स आ रहा है ना उस पर एक सर्टेन परसेंटेज से और टैक्स लगा दिया जाएगा। क्या सर ये टैक्स सभी पे लगेगा, नहीं भाई, सरचार्ज तो उसी पे लगेगा जिसकी थोड़ी इनकम ज्यादा है, जो जितना ज्यादा रईस उस पर उतनी ज्यादा रेट। तो सर रईसी को कोई डिफाइन किया हुआ है सर, मतलब रईसी पता कैसे पड़ेगी, यस डिफाइन किया हुआ है। अगर इंडिविजुअल के केस में आप देखोगे तो 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रईस नहीं हो, फिर आपको टेंशन नहीं लेने का, वो 50 लाख की इनकम तक रईस नहीं है, हाँ वैसे रईस हो, टेंशन नहीं लेने का। बट सरचार्ज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। कंपनी के केस में अगर 1 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम है तो यस सरचार्ज लगेगा। फर्म के केस में अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। तो चलो देखते हैं क्या है सरचार्ज की रेट्स। सरचार्ज ऑन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 CR है इनकम,
इनकम राइट, टोटल इनकम, जो फाइनल इनकम निकाली थी ना हमने 5 हेड की इनकम प्लस 2 एडजस्टमेंट माइनस 80C से 80U का डिडक्शन के बाद जो आता है टोटल इनकम राइट। अगर वो इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 CR तक है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। मतलब जो भी डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स लगेगा, टैक्स आएगा ना, उस पर 7% और टैक्स लगा दिया जाएगा। मतलब टैक्स पर टैक्स, जो भी टैक्स कंप्यूट होगा उस पर 7%, उस टैक्स का 7%। लेट्स अज्यूम कंपनी का प्रॉफिट आया, कंपनी का टैक्स आया 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए पे 7% और लग जाएगा, 7 चौक 28,000 रुपए और ऐड कर दिया जाएगा। दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है ना। अगर डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, देखो अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 CR तक है तब तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। फॉरेन कंपनी के केस में यहां पर सरचार्ज की रेट्स में बेनिफिट है क्योंकि ऑलरेडी फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट हाई है ना, तो इसलिए यहां पर फॉरेन कंपनी को फायदा दिया है। फॉरेन कंपनी के केस में क्या है कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 CR तक है तो 2% सरचार्ज लगेगा, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 5% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, ठीक है ना। फॉर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में क्या है कि अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। और इंडिविजुअल HUF कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी के अलावा जो एसएससी है वो यहां पर कवर हो रहे हैं। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके केस में क्या है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तब तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 CR है तो 10% सरचार्ज लगेगा। 1 CR से ज्यादा है बट अप टू 2 CR तक है तो 15% सरचार्ज लगेगा। और अगर 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 CR है, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 CR है तो 25% लगेगा। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 37% सरचार्ज लगेगा। मतलब जितनी ज्यादा रईसी उतना ज्यादा सरचार्ज। मतलब एक प्रकार से मैं अगर बोलूं तो रईसों पर टैक्स है ना, रईसों पर टैक्स। और 50 लाख तक हम रईस नहीं है, सिंपल सादे आदमी है, लेकिन जैसे ही 50 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा कमाया रईसाई शुरू तो 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज लग जाएगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 1 करोड़ से इनकम ज्यादा है बट अप टू 2 CR तक है तो 15% सरचार्ज लग जाएगा। मतलब जो भी आपका टैक्स निकलेगा ना उस पर 15%। टैक्स निकालने का तरीका भी अपन ने देख लिया, कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम, इस पे टैक्स लगाओ। अब उस पे सरचार्ज लगना है या नहीं लगना है, देखो आपकी टोटल इनकम कितनी थी। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 CR तक है तो 10% से सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 CR तक है तो 15% से सरचार्ज लग जाएगा। और 2 करोड़ से भी ज्यादा है बट अप टू 5 CR तक है तो 25% सरचार्ज लग जाएगा। और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो 37% सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया उन लोगों को जिनकी 111A में, 112A में और डिविडेंड इनकम है। जिनकी 111A की इनकम है मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिस पर आपने एसटीटी पे किया हो, अगर उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 111A में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112A में आ जाएगा, राइट। तो जिनकी ये 2 स्पेशल इनकम है और एक डिविडेंड इनकम, उनको यहां पर डिपार्टमेंट ने फायदा दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपकी टोटल इनकम में 111A, 112A या डिविडेंड की इनकम इंक्लूड है, राइट, तो उन पर सरचार्ज, तो उन इनकम पर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होगा। इवन ये 5 करोड़ से भी ज्यादा हो या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो, कितने भी हो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहां पर ये समझाया। दिस इज मतलब आपको मजा आ जाएगा, ये जो कंफ्यूजन होता है ना सरचार्ज का वो खत्म हो जाएगा आपका। सिंपल, सबसे पहले आपको सरचार्ज की रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, दिस इज अमेंडमेंट हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है ना, लास्ट ईयर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो उसको ध्यान से समझना। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल भी करा दूंगा, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। आपको वैसे इसको पढ़ने के बाद ही क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का ही नहीं है। देखो, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके केस में सरचार्ज की रेट क्या है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और अप टू 1 CR तक है तब तो 10% है, मतलब 10% आपका जो भी टैक्स आएगा उस पर 10% सरचार्ज लग जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 CR तक है तो 15% सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 2 स्लैब रेट थी ये 2019 में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, लेकिन 2019 में ही फिर उन्होंने क्या करा, रेट्रोस्पेक्टिवली एक बेनिफिट भी दिया, ठीक है ना। पहले सिर्फ ये 2 रेट्स ही हुआ करती थी, 10% और 15%, कि 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो
15%, दैट्स इट। मैक्सिमम सरचार्ज की रेट 15% थी, लेकिन 2019 में इन्होंने 2 रेट्स और डाल दी कि अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ तक है तो 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। लेकिन उन्होंने 2 इंसर्ट कर दी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये 2 रेट्स का फायदा ना, इन 2 रेट्स, ये 2 रेट्स का नुकसान हम नहीं होने देंगे जिनको 111A 112A की इनकम है और डिविडेंड की इनकम है। तो यहां पर उन्होंने फायदा दिया, उन्होंने बोला कि आपकी इनकम कितनी भी हो, अगर उसमें 111A की इनकम है, 112A की इनकम है या डिविडेंड की इनकम है, तो उस पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं होगा। मैं बोलता हूं साहब मेरी यहां पर इनकम है, लेट्स अज्यूम 7 करोड़, 7 करोड़ मेरी इनकम है। तो अगर मैं नॉर्मल 7 करोड़ अगर मेरी इनकम है, तो आप क्या बोलोगे, सर आप पे 37% सरचार्ज लग जाएगा, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है ना वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप पे 37% लग जाएगा। बट 7 करोड़ में मैंने क्या बोला, देखो सर मेरी स्पेशल इनकम है 4 करोड़ और 3 करोड़ मेरी बैलेंस इनकम है। 4 करोड़ में 111A आ गया, 112A आ गया और डिविडेंड इनकम आ गई, ठीक है ना। तो इस 4 करोड़ पे कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। इस 4 करोड़ पे क्योंकि यहां पर डिपार्टमेंट ने बेनिफिट दिया है कि अगर आपकी टोटल इनकम में 111A की इनकम है, 112A की इनकम है और डिविडेंड इनकम है, तो उस पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। इवन वो हायर सरचार्ज रेट में आ रहा है बट नहीं लगेगा, बेनिफिट दे दिया। उन्होंने बोला कि हम मानते हैं कि 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% है, 5 करोड़ के ऊपर 37% है, बट ये सरचार्ज आपकी स्पेशल इनकम जो है 111A 112A और डिविडेंड इनकम, इन पे नहीं लगेगा। इन पे सरचार्ज मैक्सिमम 15% ही होगा, मैक्सिमम 15% ही होगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप पे हायर सरचार्ज आ जाता है, राइट। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट उसमें स्पेशल इनकम है 111A की इनकम, 112A की इनकम और डिविडेंड इनकम, तो उस पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। और जो बैलेंस इनकम है अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है तब तो 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, अदरवाइज 15%, अदरवाइज ऑलवेज 15%। तो आप एक बार इसको पढ़ लो, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये क्या कंसेप्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल से यहां पर समझा देता हूं। लेट्स अज्यूम आपकी इनकम है 15 करोड़, 111A की इनकम, 112A की इनकम, डिविडेंड इनकम और अदर इनकम, ठीक है ना। टोटल इनकम है आपकी 15 करोड़। 15 करोड़ में 111A की है, मान लो 5 करोड़ है, ये 2 करोड़ है, ये 2 करोड़ है और ये 6 करोड़ है, ठीक है ना। अब बताओ किस तरीके से सरचार्ज लगेगा। तो अपना शॉर्टकट तरीका क्या है कि जब आपकी इनकम अगर मान लो 2 करोड़ के नीचे होती तब तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि 15% है। 2 करोड़ के ऊपर अगर इनकम होती है और उसमें स्पेशल इनकम होती है तो फिर हमें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। अब मैं यहां बोलूंगा देखो सर यहां पर मेरी 15 करोड़ की इनकम है। 15 करोड़ की इनकम को 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। मैं बोलूंगा सर मेरी स्पेशल इनकम 111A की, 112A की और ऑब्लिक डिविडेंड, ठीक है ना। ये स्पेशल इनकम, ये यहां से आप स्पेशल से कंफ्यूज मत हो जाना आप, तो ये इस तरीके से समझो, ठीक है ना। और यहां आप बोलोगे सर मेरी बैलेंस इनकम। अब यहां पर देखो आप इन तीनों को 5 2 7 और 2 9, आप बोलोगे सर मेरा 9 CR तो ये है और बैलेंस है 6 CR। तो इस 9 CR पे जो भी टैक्स आएगा, जो भी टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% से ज्यादा नहीं होगा। और बैलेंस इनकम के केस में आप बोलोगे अगर मान लो ये 2 करोड़ से 5 करोड़ तक होती तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर होती तो 37%, अदरवाइज ऑलवेज 15%। यहां पे आप क्या बोल रहे हो 6 करोड़ है तो क्या हो जाएगा एट द रेट ऑफ 37% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। समझ आ रहा है। चलो ऐसे एक देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपकी टोटल इनकम है 3 करोड़। चलो इसी में ही मैं करा देता हूं, इसी में करा देता हूं मैं आपको ये। आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का ही नहीं है, ये मेरा वादा है आप सभी को। और इस तरीके से मेरे सारे लेक्चर्स आपकी लाइफ बहुत आसान करेंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर जो नंबर हैं आप उनसे कनेक्ट कर लो, सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने आपके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को भी अपॉइंट कर रखा है। यस, लेट्स अज्यूम आपकी टोटल इनकम है 3 CR। 111A की इनकम है लेट्स अज्यूम 1.5 CR
और 40 लैक्स आपका ये है, 20 लैक्स आपका ये है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 1.50 और 41.90 2.10, तो 90 लैक्स आपका अदर्स हो गया। तो अब उस केस में किस तरीके से सरचार्ज लगेगा, देखो सिंपल है, हमेशा ये डायग्राम हमेशा आप बना लेना। टोटल इनकम कितनी, 3 करोड़। 3 करोड़ इनकम में अब आप बताओ कि आपकी स्पेशल इनकम, इसे मैं स्पेशल इनकम बोल रहा हूँ, स्पेशल इनकम 111 है, 112 है इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, और अदर इनकम कितनी है, अदर इनकम, ठीक है। स्पेशल इनकम में बोलता हूँ साहब, ये आ रही है आपकी 2.10 CR और ये आ रही है 90 लैक्स, ठीक है। तो स्पेशल इनकम पे जो सरचार्ज होगा वो कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होगा, ये लो साहब, इस पे 15% सरचार्ज लगेगा। अब अदर इनकम देखो, अदर इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 5 CR तक है तब तो कितना हो जाएगा 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, अदरवाइज ऑलवेज 15%। क्लियर, कंफ्यूजन होने का ही नहीं। ये जो छोटी सी टेबल बनाई है अगर इसको ढंग से कर लिया ना, तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो और चेंज करता हूं, अब आप करना है इस क्वेश्चन को फटाफट से। इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स अज्यूम मैं बोलता हूं 4 करोड़ आपकी ये इनकम है, ठीक है, 1 करोड़ आपकी ये वाली इनकम है, 1.5 ये है, डिविडेंड मान लो नहीं है, और 1.5 आपकी अदर है। तो बताइए क्या होगा। तो टोटल आप कितनी इनकम बता रहे हो अपनी, 4 करोड़। 4 करोड़ में से आपकी स्पेशल इनकम हो गई आपकी 2.5 और 1.5 हो गई आपकी अदर, ठीक है ना। तो यहां पर तो सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, और अदर इनकम अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तब तो 25%, अदरवाइज ऑलवेज 15%, और 5 करोड़ के भी ज्यादा नहीं है क्योंकि 1.5 सी आ रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, ये जो मैजिक वर्ड्स बोलते हैं ना, ये मैजिक वर्ड्स ये मैंने डिफाइन किए हैं, आपको ये मैजिक वर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे। यस, तो आई होप सरचार्ज का कंसेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं मार्जिनल रिलीफ। आपने वो गाना सुना होगा ना, जहां तू जाती है वहीं चले आते हैं, है ना, वही गाना है एक्चुअली। उसका मार्जिनल रिलीफ से क्या लेना देना है, मार्जिनल रिलीफ से कोई लेना देना नहीं है, बट आपको समझाने के लिए इसका बहुत रिलेवेंस है, ठीक है ना। जहां जहां सरचार्ज होगा वहीं वहीं मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि सरचार्ज नहीं लग रहा है आपको रिलीफ मिल जाएगी, नहीं। सरचार्ज के कारण रिलीफ के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, सरचार्ज के कारण रिलीफ के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और यहां इसको समझाने से पहले इसको मैं नहीं समझाऊंगा, इसको आप खुद समझो। मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूं। लेट्स अज्यूम मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए की इनकम है 50 लाख रुपए और मिस्टर बी की इनकम है 50,15,000 रुपए, ठीक है ना। मिस्टर ए की इनकम है 50 लाख, मिस्टर बी की इनकम है 50,15,000। इस कंसेप्ट से आपको इसको समझना है, ठीक है ना। लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में सेट हो जाएगा क्योंकि रटना नहीं है किन्हीं चीजों को। अब देखो 50 लाख और इनकी एज दोनों की मैं बोलता हूं लेट्स अज्यूम 30 इयर्स, ठीक है ना। अब 50 लाख पे अगर मैं टैक्स कंप्यूट करूंगा तो कितना आएगा, 10 लाख रुपए तक आ जाएगा आपका 1,12,500, और 40 लाख पे 30% से आ जाएगा 12 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हो गया 13,12,500, ये तो हो गया मिस्टर ए के लिए, ठीक है। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे सरचार्ज लगेगा, सर नहीं लगेगा सरचार्ज। 50 लाख से ऊपर होती ना तो सरचार्ज लगता, नहीं लगेगा। तो इनका फाइनल टैक्स कितना हो गया 13,12,500। अब मिस्टर बी के केस में आप आ जाओ, आप क्या करोगे, वही 10 लाख तक तो 1,12,500, और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पर 30%, 40,15,000, 40,15,000 पे 30%, ये आ गई आपके 40,15,000 पे 30% के हिसाब से आ गया आपका 12,04,500, ठीक है। टोटल टैक्स कितना हो गया 13,17,000। यहां पे सरचार्ज लगेगा क्या, यस लगेगा। कितना लगेगा सर, 50 लाख से अगर ज्यादा हो बट अप टू 1 CR हो तो 10% सरचार्ज लगेगा। 10% सरचार्ज मतलब ये जो टैक्स आया है ना इस पे 10%, राइट, इस पे 10%। तो 13,17,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो वो आ रहा है 1,31,700। तो सर टोटल जो इनका टैक्स बनेगा 14,48,700 हो।
अब आपको शायद बी पे दया आ रही होगी, तूने काश 15,000 नहीं कमाए होते। अगर तूने 15,000 नहीं कमाए होते तो ये जो डिफरेंस है ना इतना नहीं लगता, 13,12,500 से काम हो जाता। तेरे को इतना 14,48,700 रुपए, मतलब तूने जितना ज्यादा नहीं कमाया उससे ज्यादा टैक्स दे दिया। ये तो गलती हो गई यार, कमाना ही नहीं चाहिए, है ना, कमाना ही नहीं चाहिए ना, ये तो गलत हो गया। तो यहां डिपार्टमेंट ने बी को फायदा देने के लिए मार्जिनल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि बी हताश मत हो, निराश मत हो, तूने 50 लाख रुपए कमाए और 50 लाख से ऊपर तूने 15,000 रुपए कमाए, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है ना, एक्स्ट्रा इनकम, कुछ एक्स्ट्रा इनकम तूने कमाई है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम, राइट। एक्चुअली सरचार्ज, ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट वहीं आएगा जब आपकी सरचार्ज लिमिट से स्लाइटली हायर इनकम हो, स्लाइटली हायर, जैसे हमने देखा ना 50 से 15,000 स्लाइटली हायर, तो वहां मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा। बट वैसे आप जब भी क्वेश्चन करें एक बार ट्रायल करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि बी हताश मत हो, हम क्या करते हैं 50 लाख पे जो टैक्स होता है वो हम तेरे से ले लेंगे। वो कितना होगा, वो हो रहा है तेरा 13,12,500 प्लस ये जो तेरी एक्स्ट्रा इनकम है वो एज ए 100% हम तुझसे टैक्स ले लेंगे। तो कितना बना 13,27,500, दिस विल बी योर फाइनल टैक्स। तो आपको जो 14,48,700 का जो टैक्स था वहां पर हम क्या करेंगे, आपको हम मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। और वो मार्जिनल रिलीफ क्या होगी, उन्होंने बोला कि 14,48,700 में से उतनी अमाउंट लेस कर दो ताकि आपका फाइनल टैक्स 13,27,500 बन जाए। तो कर दो लेस उतनी अमाउंट, 13,27,500। तो 1,200 विल बी योर मार्जिनल रिलीफ, मतलब इसका और इसका डिफरेंस, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए माइनस बी विल बी योर मार्जिनल रिलीफ, राइट। बी मतलब क्या हो गया, ए तो हो गया नॉर्मल टैक्स निकाल लो, नॉर्मल टैक्स निकाल लो सरचार्ज लगाते हुए, आपकी जो भी इनकम है 50,15,000 पे आपने सरचार्ज लगाते हुए नॉर्मल टैक्स निकाल लिया, दैट इज ए। बी में इन्होंने क्या बोला कि 50 लाख जो सरचार्ज लिमिट है उस पर टैक्स ले लो, प्लस सरचार्ज लिमिट के ऊपर जो इनकम है, स्लाइटली हायर इनकम है, वो पूरी की पूरी 100% टैक्स के रूप में पे कर दो। जैसे हमने यहां निकाला 50 लाख पे टैक्स और पूरा का पूरा 100% इनकम एज ए टैक्स पे कर दिया, तो भी बेनिफिशियल है, दिस इज बी। तो ए माइनस बी, अगर a माइनस बी जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर मार्जिनल रिलीफ, वो ही मैंने अपने नोट्स में समझाया है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, राइट, यस। चलो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, कंसेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगी, ठीक है ना। देखो ये जो आदमी है ना, सिर्फ इस आदमी को मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी, और इंडिविजुअल में भी रेजिडेंट होगा तो ही मिलेगी। बट एक और एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये रिबेट का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा जिसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीस है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, टोटल इनकम मतलब जब भी मैं टोटल इनकम बोलता हूं आपके दिमाग में क्लियरिटी रहनी चाहिए, 5 हेड की इनकम प्लस 2 एडजस्टमेंट, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C से 80U का डिडक्शन, फिर जो आता है दैट विल बी योर टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम। सो जब भी मैं टोटल इनकम बोलूं आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सी टोटल इनकम की बात कर रहा हूं। अगर टोटल इनकम आपकी अप टू 5 लाख रुपीस तक है तो यस आपको रिबेट मिल जाएगी। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपए तक है तो यस आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा। और कितना होगा 12,500 और एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लोअर, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि 87A का रिबेट कभी भी 112A का जो LTCG है उस पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 112A का जो LTCG है उस पर कभी भी आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, राइट। चलो तो रिबेट जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल और टोटल इनकम, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा जिसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपए तक है, और कितना मिल जाएगा एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन बस एक स्पेसिफिक पॉइंट आप यहां ध्यान रखना कि कभी भी आपको 112A की इनकम पर रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। स्पेशल पॉइंट्स कि इफ नॉर्मल इनकम, पहला पॉइंट
इफ नॉर्मल इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है ना, अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसको थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिकली आपको समझाना पड़ेगा तभी आपको सही समझ में आएगा। लेट्स अज्यूम आपकी टोटल इनकम है 11 लाख रुपए, ठीक है। अब 11 लाख रुपए में दिस इज योर टोटल इनकम, ठीक है। 11 लाख में मैं बोलता हूं कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम, लेट्स अज्यूम 111 ए की, ठीक है ना, और दिस इज नॉर्मल इनकम, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं यहां पर कैजुअल इनकम है आपकी 4 लाख रुपए, स्पेशल इनकम है लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपए, और नॉर्मल इनकम 4 और 5 9, तो बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, तो ये कितना हो गया बैलेंसिंग फिगर, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। 2 लाख की इज योर नॉर्मल इनकम। अब इस 2 लाख पे आपकी एज है लेट्स अज्यूम 30 ईयर्स, ठीक है ना, आपकी एज है 30 ईयर्स, आप इंडिविजुअल हो, ठीक है ना। अब आपके केस में क्या हो गया कि आपका स्लैब रेट कितना है, 2.5 लाख रुपया। अब 2.5 लाख रुपए क्या, यहाँ से 2 लाख रुपए ही है। आप तो बोलोगे सर इस पे आप मेरा एट द रेट ऑफ 30% टैक्स लगा दोगे, इस पे मेरा एट द रेट ऑफ 15% टैक्स लगा दोगे, करेक्ट। 111 ए में आ रहा है तो 15% कैजुअल इनकम है तो 30%, राइट। सर यहां पर मेरे को 2.5 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिलना था वो तो मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ 2 लाख तक का मिल रहा है, 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो जितना कम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है आपकी 2.5 लाख रुपए, दिस इज योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, आपकी नॉर्मल इनकम है 2 लाख रुपए, राइट। तो 50,000 रुपए आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, राइट। 50,000 रुपए का बेनिफिट और मिल सकता था, राइट, ये आपका लॉस हो गया। तो ये बेनिफिट डिपार्टमेंट आपका लॉस नहीं होने देगा। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो जितना कम है उसे आप स्पेशल इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये 50,000 का बेनिफिट हम आपको स्पेशल इनकम के अगेंस्ट दे देंगे। तो यहां पर 5 लाख में से, यहां में 5 लाख में से 50,000 लेस कर दिए जाएंगे और रिमेनिंग 4.5 लाख पर 15% के हिसाब से टैक्स इंपोज किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इफ नॉर्मल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन सच डिफरेंस can be adjusted with special income, so assessee can get full benefit of the basic exemption limit. I hope this is clear. दूसरा, 80C से 80U का जो डिडक्शन है, 80C से 80U का जो डिडक्शन है वो कभी भी नॉर्मल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। लेट्स अज्यूम, इसे भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स अज्यूम आपकी 11 लाख की इनकम है, ठीक है ना। 11 लाख की इनकम में अपन ने क्या देखा था, कैजुअल इनकम कितनी है आपकी, 4 लाख रुपए की है, ठीक है। स्पेशल इनकम है लेट्स अज्यूम आपकी 5 लाख रुपए की, और मान लो बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम है आपकी 2 लाख रुपए की, तो टोटल आपकी 11 लाख की इनकम है। अब मान लो आपका कोई इन्वेस्टमेंट है 80C से 80U का, आपका 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आप 11 लाख में से 2.5 लाख लेस कर दोगे, यस सर कर देंगे, इसमें क्या बुराई है। आपने ही तो बोला था 5 हेड की इनकम ले लो, क्लबिंग सेटअप का एडजस्टमेंट अगर है तो वो कर दो, राइट। उसके बाद आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, मान लो ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, उस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस कर दो। सर आराम से 2.5 लाख लेस कर सकता हूं, है ना सर, आराम से 2.5 लाख लेस कर सकता हूं। नहीं, डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि बोले आपको जो 2.5 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया 80C से 80U की डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो, कभी भी वो डिडक्शन नॉर्मल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2.5 लाख की डिडक्शन आपको कैजुअल इनकम पे नहीं मिलेगी, स्पेशल इनकम पे नहीं मिलेगी, तो बचा कितना, 2 लाख, दैट इज नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम से ज्यादा आपकी कभी भी 80C से 80U की डिडक्शन नहीं होगी। एक बार पढ़ लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U कैन नॉट बी मोर देन द नॉर्मल इनकम एज इट इज अवेलेबल ओनली ऑन द नॉर्मल इनकम, नॉट ऑन द स्पेशल इनकम और कैजुअल इनकम, ठीक है। टैक्स अमाउंट जो भी आएगी वो राउंड ऑफ हो जाएगी 10 रुपीज में। जो फाइनल टैक्स बनेगा ना सेस लगाने के बाद, हमेशा जो भी आपका फाइनल टैक्स बनता है उस पर 4% सेस लगेगा, और उसके बाद जो फाइनल टैक्स होगा उसे 10 रुपए में नियरेस्ट राउंड ऑफ किया जाएगा, ठीक है। अब आता है कंसेप्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम, पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को समझने के बाद फिर हम देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम, राइट। तो हम समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम की एग्रीकल्चर इनकम पे आप सोच रहे हैं सर टैक्स तो लगता ही नहीं है, तो सर फिर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स की बात क्यों कर रहे हो, है ना, आप यही सोच रहे हो ना सर एग्रीकल्चर इनकम पे भी आपने बताया टैक्स लगता ही नहीं है,
स्टेट गवर्नमेंट को राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया नहीं है, टैक्स लगाने का तरीका चेंज कर दिया है, टैक्स लगाने का तरीका चेंज कर दिया है। तो उन्होंने पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने बोला है कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, और दोनों कंडीशन बोलिए साथ में, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। लेट्स अज्यूम अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख या 5 लाख है तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, पहला एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, तो यस पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपकी दोनों इनकम ले लो, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ले लो और दोनों पे टैक्स कंप्यूट कर लो। आपको लेट्स एग्जांपल में यहाँ पे समझाता हूँ कि 1 लाख रुपए आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है लेट्स अज्यूम 4 लाख रुपए या 6 लाख रुपए ले लो, चलो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आप क्या करो, 1 लाख रुपए पर प्लस 6 लाख रुपए मतलब 7 लाख रुपए पर आप टैक्स कंप्यूट कर लो, ठीक है। 7 लाख रुपए पे लेट्स अज्यूम अपन टैक्स कंप्यूट करते हैं तो देखो कितना आएगा, 5 लाख तक 12,500 और देखो 7 लाख तक अगर आप निकालो तो पहले 2.5 लाख पर नो टैक्स, अगले 2.5 लाख पे 5% से 12,500 और फिर 5 से 10 के बीच में जो इनकम है 2 लाख रुपए, नहीं 5 से 2 के बीच में जो है उस पर 20% तो 40,000 रुपए, तो 52,500 रुपए का टैक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 52,500 का टैक्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब उन्होंने सेकंड स्टेज जो बोली है वो क्या बोला है कि एग्रीकल्चर इनकम कितनी है आपकी 1 लाख रुपीज, ठीक है ना, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उन्होंने क्या बोला, पहले तो एग्रीकल्चर इनकम और नॉर्मल इनकम दोनों पे टैक्स लगा लो और वो टैक्स निकाल लो। स्टेप 2 में उन्होंने क्या बोला, स्टेप 2 में उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन कितनी है 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 1 लाख रुपए, तो ये बना आपका 3.5 लाख रुपए। बोले 3.5 लाख पे टैक्स कंप्यूट कर लो, 3.5 लाख पे टैक्स कंप्यूट करोगे तो कितना आएगा, 2.5 लाख से एक ऊपर 2.5 लाख से 5 लाख 5%, तो कितना आ जाएगा 1 लाख पर 5,000 रुपए, ये लो साहब। तो इन्होंने बोला देखो आपका जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग रहा था ना वो हमने यहाँ पे बेनिफिट दे दिया, लेस कर दो उसको, दिस माइनस दिस, कितना आया 47,500, दिस विल बी योर फाइनल टैक्स। बोले यहां पर हमने तुमसे क्या करा, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दिया, यहां उसको लेस कर दिया, तो तुम्हें हमने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया ही नहीं, हमने तो तरीका चेंज कर दिया, तो यहां पर उन्होंने गेम कर दिया पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो दिस विल बी योर फाइनल टैक्स, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कि अगर आपका जो भी टैक्स बनता है, अगर आप प्रेजम्पटिव बेसिस पे नहीं हो, है ना, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। सर अभी तो आपने बोला था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया जाता है, अभी तो आप एडवांस टैक्स कलेक्ट करवा रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर में ही हमसे टैक्स ले रहे हो। यस, वो हम देखेंगे जब हम एडवांस टैक्स करेंगे तब हम इसे डिटेल में देखेंगे, बट अभी मैं एक बार आपको एडवांस टैक्स की डेट्स बता देता हूँ कि हर क्वार्टर, अप्रैल मई जून ये क्वार्टर है, तो हर क्वार्टर का जो एंड मंथ है उसकी 15 तारीख, ठीक है ना, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एडवांस टैक्स पे करने के लिए आपको एस्टिमेट इनकम कंप्यूट करके एस्टिमेट टैक्स निकालना पड़ता है और उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको पे करना होता है। पहले क्वार्टर में 15%, अगले क्वार्टर में 45%, अगले क्वार्टर में 75% और लास्ट क्वार्टर में 100% तक पूरा आपको पे करना होता है। बट अगर आप प्रेजेंटिव पे हो तो 15 मार्च तक आपको 100% पे करना होता है। वी विल डिस्कस इन दी एडवांस टैक्स। रिटर्न ऑफ इनकम आपको फाइल करना होता है एज पर द ड्यू डेट। 139(1) की जो ड्यू डेट्स है उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल किया जाता है और असेसमेंट ईयर में जो ड्यू डेट्स हैं एज पर सेक्शन 139(1) उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल करना होता है। विल डिस्कस इन द रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका फाइनल टैक्स होगा उस पर 4% सेस इंपोज किया जाता है, राइट। सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट एज पर द ओल्ड टैक्स रेजिम, है ना, ओल्ड टैक्स रेजिम। अब न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा कुछ नहीं है, सारे कंसेप्ट सेम रहने वाले हैं, सिर्फ रेट्स में वेरी हुआ है, सिर्फ रेट्स में वेरी हुआ है, राइट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट न्यू। तो
about new tax regime. So now we will discuss about new tax regime, right? Old tax regime के अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट्स थी वो हमने देख लिया है. हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज रिलेवेंट फॉर यू. ठीक है ना. यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करो और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करो. अगर आप न्यू टैक्स रिजीम देखोगे तो आपको लग रहा होगा सर ये तो दिस इज फायदेमंद, फायदे का सौदा है सर. ओल्ड टैक्स रिजीम में सर क्या हो रहा था, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर सर 10 लाख के ऊपर जाते ही 30% टैक्स इंपोज हो गया था, बट यहां तो सर 15 लाख के ऊपर जाने के बाद 30% है. मतलब बहुत फायदे का सौदा है सर, लग रहा होगा ना आपको, है ना. क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो रेट्स हैं, पहले 2.5 लाख तक नो टैक्स, हर 2.5 लाख पे 5% बढ़ना शुरू हो गया. फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पे 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम पे 25%, और 15 लाख से ऊपर है तो 30%. सर ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 10 लाख के ऊपर होते 30% हो जाता था. सर ये तो बहुत फायदे का सौदा है ना, ये तो बहुत फायदे का सौदा है. बिल्कुल, रेट्स को देखने पे लगता है कि दिस इज द फायदा, दिस इज द सौदा ऑफ द फायदा है, फायदे का सौदा है. बट जब आप इसकी रियलिटी समझोगे तो आप बोलोगे नहीं सर इट्स नॉट ए बेनिफिशियल. इसकी रियलिटी जो एग्जेम्पशन और जो डिडक्शंस आपको मिल जाती थी वो यहां पर इन्होंने विड्रॉ कर ली. जो 80C से 80U की डिडक्शंस अपने को मिलती थी वो यहां पर विड्रॉ हो चुकी है, वो नहीं मिलेगी. न्यू टैक्स रिजीम में सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शन, सारी तो नहीं, कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को विड्रॉ कर लिया गया है. जैसे 80C से 80U की डिडक्शंस, मेजर डिडक्शन जो हमें बेनिफिट मिलता था ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो नई में हमें नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फ्यू. ठीक है ना. तो देखते हैं कौन कौन सी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को इन्होंने यहां पर विड्रॉ किया है. इसे हमने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, है ना, और अदर सोर्सेज, इस अकॉर्डिंग हमने से. तो सैलरी के अंदर हमें एलटीए का एग्जेम्पशन मिलता था अंडर सेक्शन 10(5), वो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, वो विड्रॉ कर लिया है. एचआरए का 10(13)(a) का जो बेनिफिट मिलता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो विड्रॉ कर लिया गया है. अलाउंसेस 10(14) के अलाउंसेस जो थे, जहाँ पर हमें ऑफिशियल अलाउंसेज, स्पेशल अलाउंसेज, ऑफिशियल अलाउंसेज, एंटरटेनमेंट अलाउंसेज, राइट, वो सारे यहाँ उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं. लेकिन कुछ अलाउंसेस का बेनिफिट अभी भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप एम्प्लॉय, यस मिल जाएगा. ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ये वाले आपको बेनिफिट मिल जाएंगे. बट अगर आपको याद आ रहा होगा स्पेशल अलाउंस और पर्सनल अलाउंस, राइट, वो बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिलेगा. सिर्फ ये 4 अलाउंसेस के बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अदरवाइज कोई भी अलाउंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. इसी तरीके से अलाउंसेस टू एमपी और एमएलए, वो जो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती थी वो यहाँ नहीं मिलेगी. सेक्शन 16 की जो डिडक्शन मिलती थी सैलरी हेड में, सेक्शन 16 की डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शंस बाय डिफॉल्ट 50,000 रुपए की, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी. तो ये एग्जेम्पशंस यहाँ पर उन्होंने विड्रॉन कर ली है. अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो ये कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी. इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, 2 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिल जाता था, वो बेनिफिट विड्रॉ कर लिया, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर आपका कोई लॉस है, लेट आउट प्रॉपर्टी से लॉस है, तो वो आप किसी अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकते थे, बट यहां पर इन्होंने मना कर दिया है कि नहीं, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो. पीजीबीपी के अंदर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट मिल जाता था अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a) में, वो आपको नहीं मिलेगा. इसी तरीके से 33AB, 33ABA का टी कॉफी रबर वाला जो बेनिफिट आपको मिलता था वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35(1)(2)(1)(3) और 3A और 2AA, जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो वो बेनिफिट मिल जाता था, वो बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिलेगा. स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD का जो बेनिफिट हमें मिलता था वो यहाँ नहीं मिलेगा. 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये जो बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाएगा बट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा. तो वो सारे बेनिफिट आपके विड्रॉ कर लिए गए. इसी तरीके से IFOS के अंदर जो फैमिली पेंशन है, जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन में 1/3 और 15,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, वो आपको बेनिफिट मिल जाता था, एग्जेम्पशन मिल जाती थी, बट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी. माइनर चाइल्ड की इनकम जब आपके क्लब होती थी तो 1500 रुपए पर चाइल्ड का बेनिफिट मिलता था, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा. मतलब न्यू टैक्स रिजीम में ये सारे बेनिफिट विड्रॉ कर लिए गए हैं, ये वाले सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे. इसी तरीके से 10AA सेज का जो बेनिफिट था और 80C से 80U की जो डिडक्शंस थी वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिल जाता था, बट न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा. न्यू टैक्स रिजीम में 80CCD2 और 80JJAA, सिर्फ और सिर्फ इन 2 का ही बेनिफिट मिलेगा, राइट. तो न्यू टैक्स रिजीम में
कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो भी हमने डिस्कस की है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, राइट। ओल्ड टैक्स रिजीम में यस आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, बट न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शंस और बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो अगर आप प्रॉपर एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि न्यू टैक्स रिजीम इज नॉट ए गुड ऑप्शन। कुछ और पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू न्यू टैक्स रिजीम, फटाफट से देख लेते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ ऑप्टिंग फॉर द अफोरसेड कंसेशनल रेट वुड tax would also be not allowed to set off any loss or depreciation attributable to any of the deductions referred above। जो above deductions और जो exemptions है उसके अकॉर्डिंग अगर आप मान लो कोई लॉस या डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना चाहते हो तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नॉट अलाउड टू सेट ऑफ एनी लॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी अदर हेड, राइट। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ न्यू टैक्स रिजीम में आ जाता है तो। डेप्रिसिएशन, अगर पहला कोई डेप्रिसिएशन है, क्योंकि जब ये एग्जेम्पशंस आपके विड्रॉ हो गई है तो पहले का कोई भी रिलेटेड टू अबाउ, पहले का कोई भी अगर डेप्रिसिएशन या बेनिफिट है रिलेटेड टू अबाउ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस वो आपको आगे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। He shall not be allowed to claim any exemptions or deductions for allowances or perquisites provided under any other law, मतलब उसको और किसी भी तरीके से वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। Where there is a depreciation allowance in respect of block of assets which has not been given full effect to prior 22-23, corresponding adjustment shall be made at the WDV of such block of assets on 1/4/2021 in prescribed manner if option 115 BAC is exercised। अगर आप प्रीवियस ईयर 21-22 में 115 BAC का ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स व्हिच हैज नॉट बीन गिवन फुल इफेक्ट, जो आप पूरा इफेक्ट नहीं दे पाए हो, यस आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब कुछ जनरल नोट्स हैं वो हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट हैविंग एनी बिजनेस इनकम हैव ऑप्शन टू चूज। अगर मान लो अब ये न्यू टैक्स रिजीम का अगला क्वेश्चन आता है, सर हम कितनी बार इसे ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पीजीबीपी इनकम नहीं है तो आप कितनी बार भी ऑप्ट कर सकते हो। लेट्स अज्यूम प्रीवियस ईयर 21-22 में आप न्यू टैक्स रिजीम में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 22-23 प्रीवियस ईयर 22-23 में ओल्ड में जा सकते हो, फिर 23-24 में वापस न्यू में जा सकते हो, 25-26 में ओल्ड में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी इच्छा जितनी बार एन नंबर ऑफ टाइम्स आप स्विच कर सकते हो अगर आपके पास इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास पीजीबीपी का इनकम नहीं है। लेकिन अगर पीजीबीपी का इनकम है तो एक बार अगर ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में आ गए तो फिर आप ओल्ड में स्विच नहीं कर सकते। बट अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया एक बार तो फिर आप ओल्ड में आ जाओगे और फिर न्यू में कभी नहीं जा पाओगे, ठीक है। जो रिबेट के ऑप्शंस हैं, जो स्पेशल रेट्स हैं, वो न्यू टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस होंगे नहीं, वो सेम एज इट इज रहेंगे, राइट। सरचार्ज इज ऑल्सो एप्लीकेबल। AMT इज नॉट एप्लीकेबल इफ 115 BAC इज एप्लीकेबल। अगर मान लो आप 115 BAC मतलब न्यू टैक्स रिजीम में आ जाते हो तो AMT का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं 115, जो मैंने आपको बताया था कैजुअल इनकम 115 BB में वो है 30% से टैक्स इंपोज होगा। डीम्ड इनकम 115 BBE, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन में। अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर। कैश क्रेडिट 68, 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी, 69B अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस और 69D अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। सो दीज आर ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आपके पास फंड मिला लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सोर्स क्या था, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। हायर टैक्स रेट, इफेक्टिव रेट इज 78%, ठीक है ना। 115 BBF रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट 10% के हिसाब से इस पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। कार्बन क्रेडिट पे 10% के हिसाब से टैक्स इंपोज होगा। 111A, 112A और 112 हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्पेशल इनकम पर, राइट। और जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर देखेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से 115 BBD और 115 BBC डिविडेंड ऑब्लिक ट्रस्ट, इसके केस में भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पूरी एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ चुकी है कि टोटल इनकम पर किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाएगा।
टोटल इनकम किस तरीके से निकाली जाएगी और किस तरीके से टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। तो चलो अब मिलते हैं अगले चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। बाय बाय।